एट द एंड हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग स्विस एम्बेसी के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी को भी किसी तरीके से ग्रो करे या किसी तरीके से उन्हें भी हेल्प करे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा यूरोप का फर्स्ट वीडियो। हम लोग रिसेंटली यूरोप जाके आए, तो बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि वीज़ा का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से आप फ़्लाइट बुक्स कर सकते हो, कहाँ पे रहना है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। हम लोग बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हमें किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस करने पड़े वो एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ पे घूमे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो में प्रोसेस के बारे में जानेंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप यूरोप में कहाँ पे घूमने जा रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और आप कौन से सीज़न में घूमने जा रहे हो। समर के लिए कुछ अलग डेस्टिनेशंस रहेंगी यूरोप में जो आपके बकेट लिस्ट में रहेंगी, विंटर के लिए कुछ अलग डेस्टिनेशंस रहेंगी। तो जिस सीज़न में आप ट्रैवल करना चाहते हो उस सीज़न के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको कौन से मेन डेस्टिनेशंस पे जाना है, और वो डेस्टिनेशंस मोस्टली किस कंट्री में फॉल करती हैं। हमारे बकेट लिस्ट में था फ्रांस में जाना, इन पेरिस जहाँ पे है आईफेल टावर, एंड डिज्नीलैंड भी है जो हमारी सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स थी। लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिन रहना था स्विट्ज़रलैंड या नीदरलैंड्स में। जब हम लोगों ने शेंगन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चालू किया, सब रिसर्च चालू किया, तब हमें पता चला कि आप वीज़ा के लिए उसी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आप सबसे पहले जाने वाले हो, सबसे ज़्यादा रहने वाले हो, या फिर इक्वल डेज़ रहेंगे आपके मल्टीपल कंट्रीज़ में। तो आप सबसे पहले जिस कंट्री में जाओगे उसी कंट्री के वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है। तो हमारे केस में ऐसे था, हमारे 9 to 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान था, और ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड में हो रहे थे, और फ्रांस में हम लोगों ने सोचा था 2-3 दिन ही रहेंगे। एट द एंड जब हम लोगों ने देखा कि कौन से कॉन्सुलेट का, कौन से एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई करने का वेटिंग टाइम कैसे है, कितना है, उसके हिसाब से हम लोगों ने हमारा ट्रैवल प्लान मॉडिफाई किया। एट द एंड हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग स्विस एम्बेसी के लिए अप्लाई करेंगे, जबकि फ्रेंच और नीदरलैंड्स की डच एम्बेसी के वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेके फिर आप एप्लीकेशन सेंटर जाके सबमिट कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ थी कि नीदरलैंड्स का वीज़ा एप्लीकेशन में पुणे में सबमिट नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें मुंबई जाना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, और हम लोगों ने सोचा इधर फ्रांस वीज़ा के लिए फ्रांस एम्बेसी में अप्लाई करेंगे या फिर स्विस एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने जब ट्रैवल किया था तो वो पीक समर टाइम था, पीक ट्रैवल टाइम था। हर एम्बेसी का वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करने का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 to 15 वर्किंग डेज़ था। तो ये हमें पहले पता नहीं था। जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो उसके बाद पता चला कि स्विस एम्बेसी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स लिया उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, जबकि फ्रेंच कॉन्सुलेट थोड़े बहुत जल्दी थे क्योंकि उनके मुंबई में भी एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, मुंबई और दिल्ली, और आई गेस वन मोर प्लेस। लेकिन स्विस एम्बेसी ओनली दिल्ली से काम करती है, उनका एक ही जगह पे सब सारे एप्लीकेशन आते हैं सारे जगह से, और वहाँ पे प्रोसेस होती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ट्रैवल प्लान रेडी हो जाए, आपके डेस्टिनेशन रेडी हो जाए, आपको पता है कि आपको कौन से दिन पे कहाँ पे जाना है और कितने दिन के लिए जाना है, ये जैसे आपको पता हो जाए तभी से आपको प्लान करना है, तभी से आपको देखना है कि कौन से पीरियड में फ़्लाइट टिकट्स है वो आपके बजट में आ जाए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। मिनिमम 4 to 5 मंथ्स पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फ़ंड्स वगैरह सफिशेंटली आपके अकाउंट में जमा कर दीजिए, जो भी मेन एप्लीकेंट रहेगा उसके अकाउंट में। और फिर आपको देखना है कि VFS का वेटिंग टाइम क्या है। जब से आप सोचोगे कि आपको ट्रिप के लिए निकलना है उसी टाइम से आपको देखना है VFS का एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन लेने का वेटिंग पीरियड कितना है। और आपको कोई अलग जैसे कि डच एम्बेसी हो या कोई दूसरे एम्बेसी का पता हो कि जहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो उसका भी आप वेटिंग पे टाइम देख सकते हो। आप 6 मंथ्स पहले से ही वीज़ा ले सकते हो आपके ट्रैवल डे से पहले।
सो आपका ट्रैवल डे हो फॉर एग्जांपल इन जुलाई, तो आप जान या फेब में ही वीज़ा ले सकते हो। तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी पीक ट्रैवल टाइम रहता है जैसे कि जुलाई, मतलब मई जून जुलाई अगस्त, तो उस टाइम पे आपका वेटिंग पीरियड है वो लॉन्गर रहेगा, और उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वीज़ा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे वीज़ा वेटिंग टाइम, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का वेटिंग टाइम ज़्यादा रहेगा, तो ये सोच के आपको अप्लाई करना है। फिर जैसे कि मैंने बोला था, आपको फ़्लाइट की बुकिंग, कंफर्म बुकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रिज़र्व होना चाहिए। तो जिस दिन आपकी VFS के एप्लीकेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट होगी, उसके 1-2 दिन पहले आप रिज़र्व करके रख लो, जहाँ पे आपको PNR एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। और जैसे कि बाकी चीज़ें हैं, उसके लिए आप बजट रख दो आपके अकाउंट में, और आपका आइटनरी अच्छे से बनाओ, और आपका कवर लेटर, आपका लीव लेटर एंड आपका ट्रैवल प्लान, ये 3 चीज़ें अच्छे से बनाओ, तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। एंड आप जितना अर्ली पॉसिबल हो उतना अर्ली आप अप्लाई करो। और एक चीज़ है, वो है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको 2-3 टाइप के रहते हैं वीज़ा मिलते हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री, 2 टाइम्स एंट्री और मल्टीपल एंट्री। आपके पास वैलिड रीज़न होगा तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अक्रॉस शेंगन स्टेट्स या शेंगन कंट्रीज़ में ये एप्लीकेशन सेम ही है। तो आपको चाहिए होता है पासपोर्ट जो कि वैलिड हो एटलीस्ट 6 मंथ्स। कुछ कंट्रीज़ के लिए 3 मंथ्स का पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट भी चल जाता है, लेकिन 6 मंथ्स इज सेफर है। एंड आपका पासपोर्ट लास्ट 10 ईयर्स में जारी किया गया होना। उसके बाद आपको चाहिए होती है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, या फिर कुछ कंट्रीज़ का अलग रहेगा। कुछ कंट्रीज़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसी के टाइम पे आपको आपके फ़ोटोज़ ऐड कर देने हैं एप्लीकेशन में। फिर आपको चाहिए होता है आपका फुल्ली फिल्ड वीज़ा फॉर्म, इधर वो ऑफलाइन हो, एडिटेबल PDF या हैंड रिटन PDF, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो टूल रहता है उससे फिल करके जो भी फॉर्म आया होगा तो उसका प्रिंट आउट ये भी चल जाता है। उसके बाद आपको चाहिए होते हैं आपके ओल्ड पासपोर्ट्स। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए आपके ओल्ड पासपोर्ट चाहिए होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके उसमें वीज़ास हो या ना हो, आपको पुराने पासपोर्ट जमा करने हैं। फिर आपको चाहिए होता है आपका पर्सनल कवर लेटर, जिसमें आप ऐड करो कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हो यूरोप में, वेदर इट्स फॉर ट्रैवल और टूरिस्ट पर्पस, और आपका कुछ अदर पर्पस हो। तो क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के वीज़ा जो है वो एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, इसलिए ये चाहिए होता है कि आप क्यों जाना चाहते हो यूरोप में और आपका मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है। फिर उसी कवर लेटर में आपको ऐड करनी है आपके ट्रैवल प्लान्स, आप कौन से डेट पे कहाँ पे जाओगे, टेंटेटिवली डेट और टाइम पॉसिबल हो तो, कि डे 1 पे मैं जाऊँगा आईफिल टावर इस टाइम पे, फिर डे 2 पे जाऊँगा मैं डिज्नीलैंड, एंड सो फोर्थ। आप सैलरीड एम्प्लॉय होगे तो आपको चाहिए होगा कंपनी के ऑथराइज पर्सन की सिग्नेचर एंड स्टैम्प वाला लेटर, जिसमें लिखा गया हो कि आपको ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल में आपको छुट्टी अप्रूव की गई है और आपके कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए या फिर जिस भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो उस पर्पज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जैसे कि आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और तो आप काम पे फिर से आ जाओगे, इस तरीके का कुछ लेटर चाहिए होगा। और उसमें एडिशनली ये भी ऐड कर सकते हो कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी ईयरली या मंथली सैलरी कितनी है, ये भी एडिड होगा तो एक एडिशनल बेनिफिट रहता है। फिर आपको चाहिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाता है, अराउंड 1000 के अराउंड आपको पर पर्सन मिल जाता है। हमें कुछ 1600 रुपये पड़े थे 2 लोगों के 10 या 11 दिन के प्लान के लिए, तो वो भी चाहिए होता है। और उसका बेसिक कवर कुछ $500,000 या यूरोस का चाहिए होता है। मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी कि एक्चुअल में क्या कौन से टाइप का इंश्योरेंस चाहिए होता है। फिर आपको चाहिए होता है रिज़र्व फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स। आपको कंफर्म नहीं चाहिए होती है, सिर्फ रिज़र्व चाहिए होती है। तो जब भी आपका VFS के सेंटर में या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट हो तो उसके 1 दिन पहले आप ये रिज़र्व कर सकते हो फ़्लाइट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ये रिज़र्व फ़्लाइट कर सकते हो
to 3,000 के प्राइस में आपको एक रिजर्व फ्लाइट बुकिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको PNR मिल जाएगा। जो फिर आपको चाहिए होता है आपका स्टे का कंफर्मेशन, आपके होटल के बुकिंग डिटेल्स जो कि कंफर्म हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पेड हो, लेकिन कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस टाइप के ट्रैवलर हो, आपके पास जितनी सेविंग्स हो, उसके अकॉर्डिंग ही होटल बुक कर दीजिए। बजट के ट्रैवलर हो और आप बहुत लग्जरी होटल्स बुक कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। उस केस में वीज़ा ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो ही जाता है। तो बहुत सारे बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाते हैं booking.com या अकोडा पे, जो कि अराउंड 7,000 to 8,000 पर डे के रेंज में मिलते हैं, अराउंड 10,000 या 5,000 के भी रेंज में मिल जाते हैं। आप बैकपैकर हो तो हॉस्टल्स के कंफर्म बुकिंग सेफ़र रहेंगे, एटलीस्ट वीज़ा प्रोसेस के लिए। बाद में आप जहाँ चाहिए वहाँ रह सकते हो। फिर आपको चाहिए होता कि आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका कैसे अर्न करते हो। तो आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपको चाहिए होता है लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, फिर 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट जो कि बताए कि आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, और उसी के साथ ये भी बताए कि आपके पास कितने फ़ंड है। आपको और बताऊंगा मैं कि फ़ंड कितना रखना चाहिए। और आपको चाहिए होता है कि आप इस कंट्री में टैक्स भर रहे हो कि नहीं, तो उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ता है ITR फॉर्म। तो लास्ट 2-3 साल का ITR भी आप हैंडी रखो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा ट्रैवल प्लान कैसे था, तो मैं स्क्रीन पे ऐड कर ही दूंगा या और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। लेकिन हम लोगों ने ऐसे सोचा था 3 to 4 डेज़ नीदरलैंड पे रहेंगे, फिर हमारा फ्रांस का 2 दिन का ही प्लान था फिक्स, और फिर 3 to 4 डेज़ स्विट्ज़रलैंड में रहेंगे। मैंने मल्टी सिटी फ़्लाइट के प्राइस चेक कर लिए थे, और मैंने देखा था कि हमें ये 3 कंट्रीज़ कवर करने हैं, तो कौन से सिटी के लोकेशन पे फर्स्ट लैंड करेंगे और कौन सी सिटी से एग्ज़िट करेंगे, तो प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रैवल प्लान कर दिया था। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको बजट डिसाइड करना होता है हर चीज़ का, और उसके अकॉर्डिंग फ़ंड रखने पड़ते हैं। तो जैसे कि देखा जाए ऑन एन एवरेज फ़्लाइट ट्रैवल जो रहता है यूरोप का रिटर्न फ़्लाइट टू एनी लोकेशन इन इंडिया, वो रहता है अराउंड 70,000 to 80,000 पर पर्सन। फिर आता है आपका होटल का बुकिंग, जो कि आता है जैसे कि मैंने बोला था 7-8,000 के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वो भी 2 लोगों का बुकिंग होता है, तो डिवाइड कर लो तो 4,000 पकड़ के चल लो अभी। फिर आता है कि आपका इंटरसिटी ट्रैवल जो है वहाँ का ट्रैवल, तो वो आपको अराउंड 2,000 रुपये पर डे का पकड़ के चलते हैं अभी। तो ये चीज़ें हो गई, और खाने के लिए भी अराउंड 4,000 पर डे पर पर्सन सोच लेते हैं। तो ये होता है अराउंड 90,000 to 1 लाख पर पर्सन का। और उसके सिवा जो भी आप आपके ट्रैवल प्लान में लिखोगे कि आईफल टावर जाओगे, तो आईफल टावर में एंट्री टिकट अराउंड 25 to 35 यूरोज़ का रहता है। फिर डिज्नीलैंड का अराउंड 100 यूरो रहता है पर पर्सन। फिर आप स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हो, स्विट्ज़रलैंड में फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो रीन फॉल्स, तो वहाँ पे आपको बोट राइड करनी है, तो बोट राइड का कुछ प्राइस रहेगा 20 यूरो पर पर्सन या 20 स्विस फ्रैंक पर पर्सन। फिर आप वन ऑफ द फेमस चीज़ माउंट टिटलिस वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ का टिकट रहेगा 90 या 100 स्विस फ्रैंक्स। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके जो भी आपका पर पर्सन बजट रहेगा वो एक चीज़ हो गई, और उसके ऊपर आपका एडिशनल 4,000 to 5,000 पर पर्सन पर डे का एक बजट रख के जो भी कॉस्ट एडअप होगा और मल्टीप्लाइड बाय पर्सन्स, तो उतना आप अपने अकाउंट में रख लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 9 डेज़ रहे थे, तो 9 डेज़ का पर पर्सन जो भी एक्सपेंसेस मैंने बोला, तो वो था अराउंड 1.5 लाख का और 1 लाख की फ़्लाइट, तो 2.5 लाख पर पर्सन हम लोगों ने ऐसे सोच के रखा था कि 2.5 लाख तो होने ही चाहिए अकाउंट में पर पर्सन। तो एक सेफ रहता है कि जो भी वीज़ा एप्लीकेशन चेक करेगा जो भी ऑफिसर, तो उसको भी दिख जाए इनके पास इनफ मनी है ट्रैवल करने के लिए और फिर से आने के लिए कंट्री में, और इनकी फिनेंशियल स्टेटस भी अच्छा है, जो भी आपकी सैलरी स्लिप और बाकी ITR या बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
वहाँ के जो भी ऑफिसर रहते हैं उन्हें यही देखना होता है कि ये जो भी लोग घूमने जाएंगे वो घूमने के बाद फिर से वापस अपनी कंट्री में आ जाए और वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी को भी किसी तरीके से ग्रो करे या किसी तरीके से उन्हें भी हेल्प करे। वन मोर बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग अर्ली ये है कि जैसे कि आपका वीज़ा अप्रूवल आपके हाथ में रहता है 3 to 4 मंथ्स पहले, तो आपकी बाकी अट्रैक्शंस की जो टिकट बुकिंग्स रहेगी उसके लिए आपको प्राइजेस कम रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट एट द एंड में हमें वीज़ा मिला था और तब तक हम लोग जो कॉस्ट इंटेंसिव अट्रैक्शंस थे जैसे कि डिज्नीलैंड, उसका हम लोगों ने नहीं बुक किया था, क्योंकि जब तक अपने को पता नहीं है कि अपने को वीज़ा मिलेगा, वीज़ा है अपने पास, तब तक नहीं लेना है ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत सारे टाइम पे वो नॉन कैंसिलेबल रहते, नॉन रिफंडेबल रहते, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और उसके कॉस्ट भी अच्छे खासे रहते हैं। 100 यूरोज़ मतलब अराउंड 10,000 रुपीज़ पर पर्सन। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा रिस्क, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी अप्लाई करो, जैसे कि जल्दी आपके पास वीज़ा आ जाएगा तो आप सारी जो भी ट्रैवल की प्लानिंग्स रहेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे, आप अच्छे से सारी चीज़ें बुक कर पाएंगे और आपको बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहेगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा तो कमेंट कर दीजिए, और आपको कुछ एडिशनल चाहिए होगा तो मैं एडिशनल वन मोर वीडियो बना दूँगा। मैं कुछ चीज़ों के लिंक्स नीचे डाल दूँगा, जैसे कि जो भी मैंने कवर लेटर का फॉर्मेट यूज़ किया था या फिर कंपनी के लेटर के लिए जो फॉर्मेट यूज़ किया था उसके लिंक्स नीचे दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए क्या इम्प्रूव करना चाहिए इस वीडियो में। हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्दी ही।